नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं जल्द ही आपको अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो आप लोगों के समक्ष मैं लेकर के आया हूं संस्कृत साहित्य लेखिका। आपका चतुर्थ पाठ है। 10वीं के सभी विद्यार्थी ये हमारे समझ जाएं कि हमारा अगला पाठ शुरू हो रहा है, तो आप लोग अपने साथ अपनी पुस्तक को जरूर लेकर के आए और पुस्तक को अपने सामने रखेंगे और पाठ को पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका में आज हम पढ़ेंगे कि संस्कृत जगत में, संस्कृत के इतिहास में, प्राचीन धरोहर के साथ में हमारे कवियों के साथ साथ लेखकों के साथ साथ हमारी लेखिकाओं ने भी, कवियत्रियों ने भी बहुत सारी भूमिकाओं को निभाया है। आज इस पाठ में हम उन सभी कवित्री और लेखिकाओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने हमारी संस्कृत के साहित्य जगत में योगदान दिया है। तो आप लोग सजग रहें, तैयार रहें। जैसा कि लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, संस्कृत साहित्य लेखिका। आपका पाठ है, चौथे नंबर का पाठ है, चतुर्थ पाठः और अनुवाद भाग 1। इसको भी कई भागों में रखा गया है, जितने भाग हो सकते हैं उतने इसमें रखे हैं, और इसका प्रथम भाग है, ये हमारा शुरुआत हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके हमारे प्रथम भाग में क्या क्या रखा गया है। चलिए, पाठ का परिचय। जैसे हर पाठ में हम लोग सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पाठ के परिचय में क्या क्या बताया जाता है, ये पाठ कहाँ से आया है, इसमें वर्णन क्या क्या है, क्या क्या इसमें वर्णन किया गया है, पाठ में सब कुछ दिया जाता है परिचय में। देखें, सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। लिखा हुआ है कि संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है, ठीक है ना। वैदिक युग, वेदों के काल के युग से। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, आप लोगों की 9वीं के बाद आप 10वीं क्लास में आए हुए हैं, 9वीं के बाद 10वीं में आए हैं ना, तो 9वीं में एक हमारा पाठ है चत्वारो वेदा, 4 वेद। तो 4 वेदों का अगर आप लोगों ने कक्षा 9वीं में अध्ययन किया होगा तो उसी को हम वैदिक साहित्य कहते हैं। जो वेदों का साहित्य माना जाता है उसमें ये सारी चीजें वर्णित हैं। वेद कौन कौन से होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद हमारे, ठीक है ना, और कृष्ण यजुर्वेद और ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, इनमें क्या क्या होता है, ऋग्वेद में कितने मंत्र होते हैं, और ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं, ऋचाएं कितनी हैं, सूक्तियां कितनी हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने उसमें पढ़ी होंगी। और जैसे अथर्ववेद और उसकी यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, यजुर्वेद में कौन कौन से मंत्र हैं, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसमें कितने मंत्र हैं, ये सारी चर्चाएं आपने कक्षा 9वीं में वैदिक साहित्य के रूप में पढ़ी होंगी, वेदों में पढ़ा होगा, ठीक। उस पाठ में चत्वारो वेदाः नामक पाठ में पढ़ा होगा। तो अब आप कहाँ पहुंच गए हैं, कक्षा 10वीं में पहुंच गए हैं। तो कक्षा 10वीं में जब आप पहुंच गए हैं तो आप लोगों ने उसमें ये देखें कि ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी लेखिकाएं हैं जिन्होंने अपने वैदिक साहित्य के दम पर, वैदिक साहित्य में अपनी जान जोखिम में डाल करके, जान ही है, याद रख लेना, हर कवि अपनी जान लगा देता है उसमें अपनी भाव निहित करने के लिए। जान जोखिम का मतलब समझ रहे ना, ये नहीं है कि वहां मरने की कोई बात है। जान जोखिम का मतलब ऐसा कि उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया उस संस्कृत जगत के लिए। उन्होंने एक एक अपने भावों को छिपा छिपा करके उसमें ढूंढ ढूंढ करके उसमें लगाया। तो वो हमारी क्या है, जान की बाजी लगा देना। तो वैदिक युग से आज तक उन्होंने कितनी, हमारी लेखिकाओं ने इस संस्कृत वैदिक साहित्य में भूमिका निभाई है, संस्कृत में कितना योगदान दिया है, वो आज हम इस पर चर्चित कर रहे हैं। देखें, प्रायः इस पाठ की उपेक्षा हुई है। इस पाठ की क्या हुई है, प्रायः उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य में अमर है। किसके, लेखिकाओं के। देखो, लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है, संस्कृत में प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य में अब क्या हो गए हैं, अमर हो गए हैं। संस्कृत साहित्य में क्या क्या उन्होंने भूमिकाएं दी हैं, उन सब का वर्णन इसमें आपको मिलने वाला है। इसके बाद दिया हुआ है, देखिए, पाठ का सार। पाठ का सार जो दिया है सबसे पहले संस्कृत में दिया है, फिर इसके बाद आपको मैं अर्थ बता रहा हूं, ठीक। देखें जरा, इसमें लिखा है समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलति साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम
अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ति। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धि योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। पाठे अस्मिन्नति प्रसिद्धानां लेखिका नाम में व चर्चा वर्तते। एन साहित्यम निधिपूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे आपसे हम। देखें समाजस्व, समाजस्व में षष्ठी विभक्ति का क्या लगा हुआ है? एक वचन लगा है। जैसे आप पढ़ते हैं कि रामस्य, राम के रूप आपने पढ़े हैं, बालक के रूप आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। और आपकी 10th क्लास की बात करें तो आपने माता के भी रूप पढ़े होंगे, पिता के भी रूप पढ़े होंगे, ठीक। और जैसे कवि के रूप पढ़े होंगे, हरि के रूप पढ़े होंगे, भानु के रूप पढ़े होंगे। तो ये सब हमारे शब्द रूप है। तो यहाँ हम केवल अकारांत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अकारांत की। अकारांत की बात करेंगे तो यहाँ जो रूप बना हुआ है हमारा षष्ठी विभक्ति में बनेगा अकारांत। समाज अकारांत शब्द है और इसके रूप चलेंगे हमारे। तो ये समाजस्य षष्ठी में समाजः, समाजम, समाजेन, समाजाय, समाजात और समाजस्य बनेगा षष्ठी। जैसे रामः रामम, रामेण, रामाय, बालकः बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालकस्य आया ना, तो वैसे समाजस्य आया है षष्ठी विभक्ति एक वचन में। आपके हाथ में पेंसिल जरूर होनी चाहिए। देखो पेंसिल, आप जैसे पुस्तक में पढ़ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर पेंसिल से ऐसे लिख सकते हैं कि षष्ठी विभक्ति ऐसे, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऐसे पेंसिल से लिखते जाएंगे। जब दोबारा पढ़ेंगे आपको तो ये सारी चीजें आपको दोबारा बहुत अच्छे से आपको समझ में आती जाएंगी। समाजस्य में षष्ठी विभक्ति, यानम में द्वितीय विभक्ति, यानम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। पुरुषई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन क्या लगा है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। नारीभिश्च, पुरुषई जैसे बनता है ना, जैसे रामई ही बनता है वैसे ही पुरुषई ही बनता है, रामई ही पुरुषई ही। नारीभिश्च, तो नारीभि प्लस च, यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि है। नारीभि क्या लिखा है? नारीभि, नारीभि प्लस च, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। और नारी भी की बात करें हम तो नारी के रूप तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप हमारा नारी भी हो जाएगा, ठीक। जैसे नारी, जैसे हरि भी वैसे नारी भी, ठीक। तो यहाँ बन गया हमारा। अब चलति, चलता, चलंती, चल धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन का हमारा रूप बना हुआ है चलति। फिर लिखा हुआ है साहित्येपि, साहित्येपि, साहित्य प्लस अपि, साहित्य प्लस अपि, ठीक। अब यहां पर साहित्य प्लस अपि की बात करें अगर हम, तो यहां पर आपकी पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप। और पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंगः पदान्तः दति, एंगः पदान्तादति, एंगः पदान्तादति, ऐसे, ठीक। वैसे तो वहां पदांताद हो जाएगा, पदांताद अलग और अति अलग हो जाएगा, तो एंगः पदांताद अति, एंगः अपदांताद, एंगः अपदांताद अपि, ठीक। अब उन्होंने कहा है कि साहित्य में, उन्होंने ये कहा है कि अगर पहले पद में ए या ओ आ जाए, पद के अंत में क्या आ जाए? ए या ओ, तो इस आ को हम क्या कर देते हैं? अवग्रह के रूप में ले जाते हैं। और अब यहाँ देखो, इसमें या में ए है ना, तो यहाँ ए आ गया है, ए आ गया है और यहाँ आ गया, तो इस आ का अवग्रह हो जाएगा और सीधे मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा साहित्य, साहित्य, और आ बन जाएगा अवग्रह में। अवग्रह का मतलब खंडाकार आ, संस्कृत में क्या कहेंगे? खंडाकार आ। और खंडाकार आ कैसे बनता है? इसका उच्चारण अपि नहीं होता है, यहाँ बनेगा साहित्येपि, साहित्येपि। तो ऐसा उच्चारण करेंगे क्योंकि इसका उच्चारण केवल महसूस किया जाता है, उच्चारण बाहर नहीं किया जाता है। कैसे? चंपक पुष्पक न्याय न खंडाकारो न विधीयते, केवल खुशबू मात्र के लिए, ठीक। समझ में आना चाहिए। अभी थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों ने कभी ऐसे सूत्रों के सहित एक एक चीज पर ना अध्ययन किया हो तो थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि सारी चीजें आपसे बनेंगी। फिर लिखा है उभयोः। अब उभयोः का मतलब दो, दोनों की बात कर रहे हैं। उभयोः, तो उभयोः रूप बनेगा हमारा षष्ठी और सप्तमी में बनता है उभयोः, उभयोः। जैसे रामयोः, रामयोः,
उभयोः उभयोः, ऐसे बनेगा हमारा रूप। ठीक, उभयोः उभयोः और रामयोः रामयोः। षष्ठी और सप्तमी में दोनों बराबर समान रहते हैं। ठीक, तो षष्ठी विभक्ति समानम महत्वम, समान महत्व है। समाज यानम पुरुषैः, समाज के इस समाज में कि पुरुषों के साथ साथ नारियों का भी क्या है, साहित्य में दोनों का समान रूप से महत्व है। इस समाज की साहित्य में दोनों का। अधुना सर्वभाषासु, अधुना माने इस समय, सर्वभाषासु सभी भाषाओं में साहित्य रचना स्त्रियां अपि तत्परा सन्ति, सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियों की भी क्या है, रचनाएं तत्पर रही, उन्होंने भी बराबर सी भूमिका निभाई है। अब देखें सर्वभाषासु में सप्तमी का बहुवचन लगा है। सर्वभाषा जैसे रमासु वैसे भाषासु, रमा के रूप चलेंगे स्त्रीवाची के समान। देखें आकारांत स्त्रीलिंग है, बड़ा आ है, तो यहाँ पुल्लिंग में हमारा क्या, रमया, ये बनेगा हमारा क्या, बहुवचन में रमया रमाह, रमया रमान रमाभी रमाभी, फिर बनेगा रमाभ्या रमाभ्या रमाणाम रमासु, तो वही बनेगा भाषा, भाषा का भाषया भाषया भाषान भाषाभी, फिर बनेगा भाषा भाषेभ्या भाषेभ्या और भाषाणाम भाषेषु भाषासु। ठीक, भाषासु बन गया, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रहेगा। साहित्य रचनायाम, साहित्य रचनायाम में सप्तमी विभक्ति का एक, जैसे रमायाम वैसे साहित्य रचनायाम, रचना के रूप भी हमारे कैसे चलेंगे, रमा के समान। रचना, रचना के रूप कैसे चलेंगे, रमा के समान। जैसे रमा रमाम रमया रमायै, रमायाह रमायाह रमायाम, वैसे चलेगा रचना रचनाम रचनया रचनायै रचनायाह रचनायाह रचनायाम, सीधे चलेगा। और वैसे याद करना हो तो जल्दी से याद हो जाते हैं, कैसे, रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे। ठीक, वैसे बनेगा रचना रचनाम रचनया रचनायै रचनायाह रचनायाह रचनायाम हे रचने। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो अब उन्होंने कह दिया, आगे देखें, आगे देखेंगे उसी क्रम में देखते चलें। उन्होंने दिया है स्त्रियोपि, स्त्रियः धन अपि, स्त्रियः प्लस अपि दिया है ना, स्त्रियः प्लस अपि। अब यहाँ पर विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग प्लस उत्, विसर्ग प्लस उत् संधि, विसर्ग प्लस उत् संधि हो जाएगी। ध्यान रख लेना, विसर्ग प्लस उत् संधि हमारी इसमें हो जाएगी। और विसर्ग के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो ये और आ बन जाएगा हमारा अवग्रह, ऐसे आ हट जाएगा, पी जुड़ जाएगा इसमें, ये बन जाएगा हमारा विषयोपी। स्त्रियोपी बन गया ना, तो कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग और उत् संधि हमारी इसमें हो जाएगी। आगे देखेंगे, फिर दिया हुआ है तत्पराह, तत्पराह में हमारी संधि लगेगी प्रथमा का बहुवचन, तत्पराह में कौन सी लगेगी, प्रथमा का बहुवचन लगेगा। और संति माने क्या होता है, अस्ति स्तः संति, ऐसे बनेगा। देखो अस्ति स्तः संति, ये बहुवचनांत पद है, बहुवचन पद है। ठीक है, अस्ति स्तः संति। अब यहाँ एक बात ध्यान रख लेना कि ये द्विवचन का रूप है। क्या है, ये द्विवचन का, ये हमारा एक वचन का और ये हमारा बहुवचन का रूप है, अस्ति स्तः संति। अब आगे देखेंगे, इसमें रहेगा हमारा यशश्च लभन्ति, यशः धन च, क्या लिखा है, यशः प्लस च। ठीक, यशः धन च हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, यशश्च, सीटी की वाले सा के स्थान पर यहाँ सीटी वाला सा हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा यशश्च। और शब्द बनेगा हमारा कैसे, यश यशश्च, ऐसे बनेगा रूप। तो यहाँ भी कौन सी संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ, ध्यान रखना, विसर्ग के स्थान पर श हो गया, यशश्च बन गया। और कैसे, सबसे पहले तो यहाँ विसर्जनीय से सा हो जाएगा, फिर इसके बाद इष्चुत संधि का योग
बनेगा। लभंते लिखा हुआ है तो लभंते आत्मनेपद की क्रिया है। लभते, लभते, लभेते, लभते, लभेते, लभंते, लभते, लभेते, लभंते। बना है कि नहीं बना? तो ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये कौन सा कहलाएगा? प्रथम पुरुष बहुवचन। लेकिन किसका? लट लकार। किसका बनेगा? लट लकार, वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल का रूप रहेगा, आत्मनेपद का रूप रहेगा। समझना, आत्मनेपद की क्रिया रहेगी ये, लभत, लभेते, लभंते। ठीक। फिर यहां हमारा रहेगा आगे साहित्य, संस्कृत साहित्य। पूरे की बात करें तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रहेगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रहेगा। प्राचीन काला देव, प्राचीन काला देव, प्राचीन काल आदेव। ठीक, प्राचीन कालादेव। प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि योगदान, साहित्य समृद्धि, साहित्य की समृद्धि, साहित्य को बढ़ाने के लिए साहित्य योगदानम, द्वितीय विभक्ति, न्यूनाधिकम प्राप्यते, न्यूनाधिकम। ठीक, न्यून और अधिक, कम से कम और अधिक से अधिक। तो यहाँ न्यूनाधिकम में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? न्यून प्लस अधिकम, न्यूनाधिकम। ठीक, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई, आ प्लस आ, दोनों मिलेंगे बड़ा आ। बनेगा कि नहीं बनेगा? और बड़ा आ बन जाएगा तो यहाँ दीर्घ संधि लग जाएगी, और दीर्घ संधि का सूत्र भी आपको पता चल जाएगा, अकाह सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि। ठीक, ज़्यादा आपको डीपली नहीं ले जाते हैं क्योंकि 10th क्लास के लेवल के लिए इतना पर्याप्त है। इससे ज़्यादा अंदर जाना फिर तो ऊपर से निकलेगा। ठीक, और जब यहाँ तक तो आप समझ सकते हो, मुझे मालूम है। और बिहार के बाबू हमारे बहुत तीव्र होते हैं, ध्यान रखना, बिहार के बाबू हमारे बहुत तीव्र होते हैं और वो जल्दी से याद भी कर लेते हैं, समझ भी उनको जल्दी आ जाता है। कठिन चीज़ें पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं, सरल चीज़ें पढ़ना उन्हें पसंद नहीं है। 1 मिनट में वो क्या कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन कठिन चीज़ों को वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रख लेना, उस पर ध्यान देते हैं। आगे देखें, फिर लिखा हुआ है प्राप्यते। जो प्राप्यते में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है और आप धातु है। कौन सी धातु है? आप धातु। ठीक, और इसके रूप चलेंगे आत्मनेपद में, प्राप्यते, प्राप्येते, प्राप्यन्ते, प्राप्यते, प्राप्येते और प्राप्यन्ते, प्राप्यन्ते। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहाँ प्राप्यते है, प्रथम पुरुष, लट लकार एक वचन का रूप होगा हमारा, प्राप्यते, प्राप्यन्ते। आत्मनेपद का होगा, ध्यान रख लेना बस। आत्मनेपद और परस्मैपद पद में हमारी धातुएं क्या होती हैं? विभक्त होती हैं। फिर लिखा है पाठे अस्मिन् नति, पाठे अस्मिन् नीति। देखें जरा, पाठे तो हो जाएगा पाठा, वो सॉरी पाठे, फिर लिखा है अस्मिन्, अस्मिन्, फिर लिखेंगे हम अस्मिन् नति, पाठे अस्मिन् नति। अस्मिन् नति एक साथ भी लिख सकते हैं, अस्मिन् नति, प्रसिद्धा नाम, प्रसिद्धा नाम, प्रसिद्धा नाम। ठीक, प्रसिद्धा नाम। अब इसमें कुछ नहीं, ए आ गया तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी? पूर्व रूप, जिसमें क्या होता है, ए मिल जाए इस ऑप्शन में और इधर आ मिल जाए तो आ को हम ऐसे कर देते हैं। अभी बताया ना मैंने आपको। ठीक, तो इसमें आपको ए हो जाएगा ऐसे। अब कैसे होगा देखना, कुछ नहीं करना है, इसमें इस आ को क्या कर दिया है, अवग्रह कर दिया और पाठे को इसमें जोड़ दिया है। पाठे अस्मिन् नति प्रसिद्धा नाम हो गया ना, पाठे अस्मिन् नति प्रसिद्धा नाम। बना कि नहीं बना? अगर ऐसे आपको समझ में ना आया हो तो आप ऐसे देख लेना, अस्मिन् ये लिखा हुआ है, पाठे इसमें दिया है। ठीक, अब यहाँ पर आ को बनाना है अवग्रह, तो आ गया। अब क्या बचा है?
आधा शा और माँ दिया है ना, तो इसको हटा दो। अब आधा ना, पूरा ना, ये हटा दो। फिर ती बचा हुआ है तो ती को इसमें जोड़ दो, इसको हटा दो। प्रसिद्धा नाम तो प्रा आ जाएगा और सी आ जाएगा, इसको हटा दो। ठीक, अब आधा धा और दा, बड़ा ना और बिंदु, ये सारी चीज़ें आपकी मिट गई यहाँ से। ठीक, अब ये आपका रूप बन गया है। दोनों प्रकार से बता दिया, आगे से भी पीछे से भी। देखो, ठीक है, पाठ्य अस्मिन् नीति प्रसिद्धा नाम। ठीक, तो यहाँ पर हमारी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। आगे देखेंगे, फिर लिखा है लेखिका नामेव। लेखिका नाम तो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। लेखिका नाम प्लस एव। ठीक, तो ये तो यहाँ तक तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। फिर एव जुड़ जाएगा तो इसमें माँ की मात्रा लग जाएगी और वाह हमारा जुड़ जाएगा, तो ये बन गया है लेखिका नाम। प्रसिद्धा नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है। चर्चा वर्तते एन जो बना हुआ है हमारा यद के रूप है। किसके रूप है? यद, सर्वनाम रूप है यद। ठीक है ना, यद का रूप लगा हुआ है, सर्वनाम रूप है। ध्यान रख लेना, यद क्या है हमारा? सर्वनाम रूप है। ठीक, ये देखें यद, ये देखें ये लिखा, ये यद का रूप होगा। यद का कैसे? यद सर्वनाम है, यद का मतलब होता है जो, यद का मतलब होता है जो। ठीक है ना, और जो ये अर्थ होगा जो, और इसके रूप चलेंगे तो होगा यह, यम, एन, यस्मई, यस्मात, यस्सो, यस्मिन, यस्मात, यस, यस्मिन। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब जो यहाँ पर एन लिखा है वही ये एन लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो ये कौन सा है? हमारा सर्वनाम का रूप है। एन माने जो, साहित्य निधि पूर्णे, साहित्य की विधि निधि की पूर्ण में तासाम योगदानम ज्ञायते, साहित्य निधि के योग में उन्होंने क्या है? बहुत सा योगदान दिया। तो पूर्णे यहाँ सप्तमी का एक वचन, निधि पूर्णे सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। तासाम षष्ठी विभक्ति। ठीक, योगदानम द्वितीया, ज्ञायते, ज्ञायेत विधि लिंग लकार। ठीक, एत, एताम, एयु। ठीक है ना, ज्ञायेत, ज्ञायेताम, ज्ञायेयु, इस प्रकार से रूप यहाँ चलेगा। आगे देखेंगे, इसका अनुवाद देखेंगे। अनुवाद इन्होंने क्या दिया है? हिंदी अनुवाद। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है। पूरे समाज की जो हमारी क्या चलती है? यानम दिया था ना, यानम माने गाड़ी को बात कर रहे हैं, वाहन। समाज हमारा किससे चलता है? स्त्री और पुरुष दोनों से चलता है। ठीक, बिना स्त्री के समाज अधूरा है, बिना पुरुष के भी समाज अधूरा है। इसलिए समाज हमारा पूरा किससे चलता है? किससे चल रहा है? स्त्री और पुरुषों दोनों से चल रहा है, दोनों के द्वारा चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। साहित्य में भी दोनों का क्या है? समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है। आजकल जितनी भी भाषाओं का साहित्य लिखा जा रहा है तो हर जगह आप बराबर से देखेंगे कि जितने लेखक कवि हमारे पुरुष हो रहे हैं उतने ही कवि और लेखक हमारी स्त्रियां हो रही हैं। ठीक, और यश भी पा रही हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी कर रही हैं, उनका नाम भी हो रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है। ठीक, तो यश भी पा रही हैं। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम और अधिक के रूप में प्राप्त होता है। तो दोनों का, साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान, किसी का कम किसी का ज्यादा, किसी का कम किसी का ज्यादा, इस प्रकार से प्राप्त होता है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की ही चर्चा यहाँ पर है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को
भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है। ठीक है ना, जिन्होंने बहुत अधिक यहाँ साहित्य में योगदान दिया है और लोग उनको जानते नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। सबसे पहला पैराग्राफ अब हमारा आया है। आप सबसे पहले पैराग्राफ पर देखें, ध्यान देखें, अपनी पुस्तक को आप सामने रखिएगा। ठीक है, अब इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि विपुलम साहित्य संगीत साहित्यम, विपुलम साहित्य संगीत व संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैः संवर्धितम। वैदिक कालाद आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शकाः न केवलाः ऋषयः प्रत्युत ऋषिकाः अपि सन्ति। ऋग्वेदाः 24 अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्रदर्शनवत्योः निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपालाः उर्वशी इंद्राणी बागम भृणी इत्यादि। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि विपुल संस्कृत साहित्य के बढ़ते हुए संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवि शास्त्रकारों का यहाँ पर क्या है आगम हुआ, शामिल हुए। वैदिक काल से आरंभ हुआ शास्त्रों में कवियों का और कवियों की रचना संरक्षण में यथा जैसे ही पुरुषों ने भाग लिया वैसे ही स्त्रियों का भी उतना ही भाग योगदान रहा प्राप्त होता है। वैदिक युग में मंत्रों दर्शका न केवल ऋषिया, मंत्रों में केवल ऋषियों ने ही साथ नहीं दिया, प्रत्युत ऋषिका अपि, उनकी ऋषियों की पत्नियां भी उतनी ही शामिल रहीं। ऋग्वेदे 24 अथर्ववेदे च पंच ऋषिका, जो ऋग्वेद के चतुर्विंशति 24 में और अथर्ववेद में उन्होंने 5 ऋषिकाओं का, ऋषि मुनियों का की पत्नियों का उन्होंने देखो दर्शन प्राप्त होता है। वो देखें यमी, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागम, भृणी इत्यादि। मतलब ये ऋषि पत्नियां हैं जिन्होंने साहित्य के रूप में इन्होंने विशेष रूप से क्या है योगदान दिया है। देखें जरा, अब यहां देखेंगे संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः, विभिन्नैः में हमारा तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है? साहित्यम, वो विभिन्नैः में तृतीया, जैसे रामैः वैसे ही विभिन्नैः, ऐसे लिखते हैं रामैः, तृतीया का बहुवचन, वैसे ही देखो विभिन्नैः। फिर ये कवि भी, ये भी तृतीया का बहुवचन है, जैसे लिखते हैं हम कवि के रूप, ऐसे चलेगा हमारा किसका, हरि का रूप, हरि भी। क्या चलेगा? हरि भी, और हरि भी का मतलब कवि भी। ठीक, दोनों का समान रूप चलेंगे क्योंकि इकारांत पुल्लिंग वो है, इकारांत पुल्लिंग ये है। फिर लिखा है शास्त्रकारैः च, शास्त्रकारैः च, शास्त्रकारैः प्लस च, ठीक है ना, शास्त्रकारैः च। तो यहां पर हमारा देखो क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श, और श हो जाएगा तो ये सा हमारा ऐसे जाएगा, देखो ऐसे चला जाएगा सा, और ये चा लिख जाएगा और बन जाएगा विविध, देखो शास्त्रकारैश्च, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। और अगर आप देखें तो ये तृतीया का क्या है, बहुवचन भी है, शास्त्रकारैः जैसे रामैः, ठीक, संवर्धितम। ठीक, फिर लिखा हुआ है वैदिक कालाद, कालाद आरभ्य, वैदिक कालाद में पंचमी भक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? पंचमी। वैदिक कालात, वैदिक कालात प्लस आरभ्य, आरभ्य, ये यहां व्यंजन संधि सबसे पहले कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में कौन सी संधि होगी? जस्त संधि। व्यंजन संधि का मतलब संस्कृत में आप समझते होंगे, हल संधि को कहते हैं व्यंजन। हल संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और इसके अंतर्गत संधि जो हमारी आएगी वो होगी जस्त संधि। कौन सी संधि रहेगी? जस्त संधि रहेगी। जस्त संधि यहाँ पर जो रहेगी वो इसका सूत्र जो रहेगा वो रहेगा झलाम जस झसी। कौन सा? झलाम जश झसी, झलाम जश झसी, ये सूत्र रहेगा।
ये कहता है पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। ता वर्ग का पहला तीसरा वर्ण क्या, ता था दा, दा में परिवर्तन कर लेगा पहले का तीसरे में, और ये आ आएगा तो ये दा आधा है, तो ये आ आएगा तो ये दा हमारा पूरा हो जाएगा। होगा, यहाँ से आ चला जाएगा, रा बचेगा, तो यहाँ रभ्य जोड़ देना। क्या जुड़ गया, रभ्य हो गया। अब यहाँ से इसको हटा दो, तो ये वैदिक कालादारभ्यो बन गया कि नहीं, वैदिक कालादारभ्यो। शास्त्राणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, शास्त्राणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। फिर लिखा हुआ है काव्यानांच, काव्यानांच, तो काव्यानाम ऐसे बन जाएगा हमारा काव्या नाम, तो षष्ठी विभक्ति काव्यानाम प्लस च। अब उन्होंने माँ के बाद अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आता है तो वो उसी वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन कर लेता है। तो चा वर्ग का पंचम अक्षर बताओ क्या होगा, चा, छा, जा, झा, इया, तो यहाँ हो जाएगा माँ के स्थान पर इया। ठीक, इया हो गया, ये भी आधा है। अब ये आधा है तो इसको हटा दो और ऐसे कर दो, और चा को यहाँ ले आओ, जोड़ दो। क्या लिखा है, काव्यानांच लिखा है कि नहीं लिखा है। एक एक शब्द आप लोग बना सकते हो। रचने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लग जाएगा। रचने में कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। संरक्षणे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रहेगा। चा माने और, यथा माने जैसे, पुरुषाः, पुरुषाः प्रथमा का बहुवचन, पुरुषाः में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। जैसे रामाः वैसे ही रहेगा हमारा क्या, पुरुषाः, रामाः वैसे ही रहेगा पुरुषाः, रामः रामौ रामाः, पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः। और दत्त चित्ता में भी प्रथमा का बहुवचन ही रहेगा। ठीक, दत्त चित्ता में भी प्रथमा का बहुवचन। अभवन, अभवन जो रूप बना हुआ है लंग लकार का रूप है, भूतकाल का। ठीक, भूतकाल का रूप है। अभवन, अपठन, ठीक है ना, बना है, आलिखन ऐसे बनता है, और बहुवचनांत पद है, प्रथमा का बहुवचनांत पद है। ठीक, और लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तथैव में देखें, तथा प्लस एव, तथैव कौन सी संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि रहेगी। ठीक है, कौन सी संधि रहेगी बेटा, वृद्धि संधि। तो यहाँ बड़ा आ रहेगा और यहाँ ए रहेगा, दोनों को मिलाया तो क्या हो जाएगा, आई, और आई की रहेंगी दो मात्रा, तो इस पर दो मात्रा लग जाएंगी, और बाकी यहाँ से ये क्या है, हट जाएगा, वह बस बचेगा एव का, तथैव भी जुड़ जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, तथैव वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरादैच, स्त्रियोपि, स्त्रियः धन अपि, स्त्रियः प्लस अपि, तो यहाँ हमारी विसर्ग संधि है, इसको नहीं बताऊंगा, एक बार बता चुका हूँ अभी पहले, वो हो जाएगा और आ अवग्रह में परिवर्तन कर लेगा, यहाँ विसर्ग संधि। फिर लिखा है दत्तावधानाम, दत्तावधानाः, तो प्रथमा का बहुवचन, और दत्त प्लस अवधाना। प्राप्यन्ते, प्राप्येते, प्राप्य क्या बनेगा, प्राप्य, प्राप्यते, प्राप्येते, प्राप्यन्ते, तो ये हमारा बन जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, आत्मनेपद की क्रिया होगी, कर्मवाची की क्रिया होगी। वैदिक युग में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। क्या है इसमें, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। वैदिक युगे जैसे रामे वैसे वैदिक युगे। मंत्राणाम की बात करें तो मंत्राणाम क्या है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। दर्शका, दर्शका, दर्शका में प्रथमा का एक वचन, जैसे रमा वैसे दर्शका। लेकिन यहाँ बहुवचन, सभी दर्शकों की बात कर रहे हैं तो बहुवचनांत पद लगेगा यहाँ, तो दर्शका। न केवला, न केवला, न केवल ऋषियः, ऋषि प्रथमा का बहुवचन है, बहुत सारे ऋषियों की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रथमा का बहुवचन ऋषि, ऋषि क्या बनेगा, ऋषि, 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 ऋषियः, प्रथमा का ये बनेगा, ये बनेगा सबसे पहले प्रथमा में रूप, ये रहेगा ऋषि, फिर बनेगा हमारा क्या, ऋषि, फिर बनेगा ऋषिया, ऋषिया, ये ऐसे हमारा रूप बनेगा। वो बहुवचन का रूप है, ये भी बहुवचन का रूप है, ऋषिया। फिर बनेगा प्रत्युत, प्रति धन उत, तो प्रत्युत, यहाँ यण संधि हो गई। ऋषिका स्त्री पत्नी है, ठीक है ना, स्त्री पत्नी है, ऋषि की पत्नी है ऋषिका, ये देखो ये बनेगा ऋषि, ऋषि, और ऋषिका, ये ऋषिका ऋषियों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर ये कर दिया है ऋषिका तो ये हो गई
ऋषि पत्नी, स्त्रीवाची। ठीक, अपि माने भी, अपि माने भी, तो यहाँ ऋषि का पत्नी है उनकी, ऋषियों की, अपि माने भी, संति माने हैं। ठीक, ऋग्वेदे, ऋग्वेदे में सप्तमी विभक्ति का क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद में चतुर्विंशति प्लस अथर्ववेदे, तो यहां विसर्ग संधि है। समझ में आ रहा है ना, चतुर्विंशति विसर्ग हो गया, फिर अथर्व वेदे, क्या हो जाएगा, अथर्व वेदे च, अथर्व वेदे हो गया ना। तो यहां पर देखो क्या बन गया है, चतुर्विंशति प्लस अथर्व वेदे। अब विसर्ग के स्थान पर यहां रा हो जाएगा, रा हो जाएगा, तो आ करके मिल जाएगा, तो यहां रा हमारा दिया हुआ है ना, ये रा, तो ये बन जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद चा माने और यहां देखो हमारा पंच माने पांच, और ऋषिका माने पत्नियां, बहुवचनांत पद है ऋषिका। ठीक, बहुवचन है। फिर इसके बाद दिया हुआ है मंत्र दर्शनवत्य, मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते, निर्दिश्यन्ते बहुवचनांत पद, यथा माने जैसे, यमी, कौन, यमी एक वचन, अला अपाला एक वचन, उर्वशी एक वचन, इंद्राणी एक वचन, बागम्भृणी एक वचन, इत्याद्य, इति प्लस आद्य, इत्याद्य, यहाँ दीर्घ, यहाँ एण संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इसका अर्थ देख लीजिए आप। विशाल संस्कृत साहित्य, विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों के द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। विशाल संस्कृत साहित्य, जो हमारा संस्कृत साहित्य है, वो क्या किया गया है, अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों के द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है, मतलब इसे बढ़ाया गया है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुषों के समान स्त्रियां भी सावधान थीं, स्त्रियां भी बराबर से भूमिका निभा रही थीं। वैदिक युग में ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लेखित की गई हैं, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागम्भृणी आदि आदि आदि। बहुत सारी ऋषियां हुई हैं, ये तो केवल इन्होंने ऐसे नाम दे दिए हैं 2-4, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि ऋग्वेद में 24 ऋषि पत्नियां हैं और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां ऐसी हैं जो इन्होंने वैदिक साहित्य में बहुत अत्यधिक रूप से भूमिका निभाई है। कब ऋषियों के साथ साथ इन्होंने भी मंत्रों को लिखा है। देखो, समान स्त्रियों भी सावधान, वैदिक इसमें ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों ने ही मंत्रों की रचना की है। समझ में आया? तो बहुत इन्होंने भूमिका निभाई है, तो ऋषि पत्नियों की भी जगह बराबर रूप से होनी चाहिए। इसीलिए साहित्य लेखिका पाठ का नाम है, साहित्य लेखिका। इसके बाद देखो आगे दिया हुआ है, अगला हमारा उन्होंने दिया है कि बृहद आरण्यकोपनिषद, बृहद आरण्यकोपनिषद। तो बृहद आरण्यकोपनिषद जो है, पहले तो ये देख लो यहाँ, बृहद आरण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रीय दार्शनिक रुचिमति वर्णिता है। याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशलः गार्गी वाचक नवि तिष्ठति स्म। महाभारतेपि जीवन पर्यंतम वेदानाम अनुशीलस्य परायाः सुलभायाः वर्णनम लभ्यते। अब यहाँ पर बृहदारण्यक और याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री और दार्शनिक रूप से यहाँ पर वर्णित की गई हैं। याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा के लिए अपने पिता की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी से वाचक नुमित वहां पर बैठ करके करते थे। महाभारत भी जीवन पर्यंत वेदांत और अनुशालित किया सुलभाया नाम का वर्णन करती है। सुलभाया, ठीक, सुलभा इनकी जो पत्नियां हैं, जैसे इनकी पत्नी है, इन्होंने पत्नी मैत्रेयी, तो इसमें इन्होंने वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे लोगों का भी वर्णन किया गया है। तो यहां देखें बृहद आरण्यकोपनिषद क्या दिया है, बृहद प्लस आरण्य, बृहद प्लस आरण्य
ठीक, बृहद प्लस अरण्य, अरण्य कि आरण्य होगा, आरण्य ही होगा, आरण्य माने जंगल, बृहद आरण्य मिलकर के बृहद आरण्य बनता है। तो यहाँ आ और यहाँ आ तो दीर्घ संधि बना लेगा और यहाँ पर हमारा बन जाएगा क्या, बृहदारण्य, बृहदारण्य, ये पूरा ग्रंथ एक ही है। ठीक, बृहदारण्य। फिर इसके बाद लिखा हुआ है बृहदारण्यक, आरण्यक उपनिषद प्लस उपनिषद, उपनिषद। ठीक, अब यहां देखो आ के बाद उ आ गया तो दोनों मिलकर के ओ बना लेंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ओ, तो यहां कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। कौन सी होगी, गुण संधि। तो अब जब गुण संधि हो जाएगी तो यहां ओ लग जाएगा, कोप निषद, निषद बन गया निषद, बृहद आरण्य कोप निषद। ठीक, फिर लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य, क्या लिखा है, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्यस्य। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया है, पत्नी प्रथमा का। मैत्रेयी, मैत्री उनकी कौन है, पत्नी। दार्शनिक रुचिमती, दर्शन के लिए रुचिमती, वर्णिता। याम, याज्ञवल्क्यस्य आत्म तत्व, अपने आत्म तत्व की शिक्षति, शिक्षयति, शिक्षयतः, शिक्षयन्ति, शिक्ष धातु। ठीक, जनकस्य में षष्ठी विभक्ति, सभायाम सप्तमी विभक्ति, रमायाम वैसे ही सभायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन। शास्त्रार्थ कुशला, क्या लिखा है, शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्र का अर्थ, शास्त्र प्लस अर्थ बराबर शास्त्रार्थ। कुशला प्रथमा, गार्गी वाचक, गार्गी पत्नी, वाचक नवमी, तिष्ठति बैठी हुई है, तिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठति में तिष्ठ धातु है, ठीक है ना। और तिप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तिप, लेकिन इसकी मूल धातु होगी स्था। कौन सी धातु होगी, स्था धातु होगी। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति बनेगा। तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तिष्ठति। इसमें महाभारतेपि, महाभारते प्लस अपि, यहां कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि यहां पर हो जाएगी। ठीक, सूत्र रहेगा एंगः पदांताद, पदांताद अपि, पदांतादपि, पदांतादति, एंगः पदांतादति, अत होगा। ठीक, तो यहां पर ये आ हो जाएगा, इसका आ का अवग्रह परिवर्तन हो जाएगा सीधे सीधे, महाभारते, और ये आएगा यहाँ आ और पी, महाभारतेपि बनेगा कि नहीं बनेगा, महाभारतेपि। इसके बाद जीवन पर्यंतम, क्या दिया है, जीवन पर्यंतम द्वितीय विभक्ति, वेदांत अनुशीलस्य पराया, वेदांत अनुशीलस्य पराया। देखें, वेदांता, वेदांत प्लस अनुशीलस्य, अनुशीलन, अनुशीलन पराया, ऐसे देख लें, पराया हो गया। तो यहां पर वेदांत प्लस आ, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, बड़ा आ। तो कौन सी, जब बड़ी चीज होती है तो हमेशा दीर्घ संधि होती है। कौन सी, दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र अभी कितनी बार बताया आपको, कोई तो कमेंट में लिख दो भाई, लिख दो, कोई आनंद आ जाएगा। अकह सवर्णे दीर्घा, नहीं लिखे, अरे लिख दिया करो भाई, बनता है तो लिखना चाहिए, अच्छा लगता है तो लाइक करना चाहिए। और ध्यान रखें, कमेंट करना, लाइक करना, ये आपकी योग्यता को दर्शाता है। आपको अगर आ रहा है तो तत्काल लिख देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं कौन करे, कमेंट क्या है। अगर आपको आ रहा है तो स्पष्ट रूप से, और जहां डाउट है वो भी पूछ लेना चाहिए, ध्यान रख लेना।
और दूसरा भी अगर कोई क्वेश्चन करता है तो अगर आपसे आता है तो आपको उसका जवाब तत्काल दे देना चाहिए। ये हमेशा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसने कमेंट में लिखा है तो मैं ही दूं। अरे आपसे बनता है, आपको तत्काल दे देना चाहिए। मैं तो दूंगा ही, लेकिन आपको भी दे देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी हम कभी देखते हैं तो हमारी योग्यता हमारी दिखती है, हम उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, चलें आगे। फिर इसके बाद वेदांतानु अनुशीलनन परायाह में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, वो एक वचन लगा है। ठीक, और यहाँ दीर्घ संधि लग गई है तो यहाँ आ आएगा अनुशीलन का, यहाँ आ जुड़ जाएगा, नु यहाँ जुड़ जाएगा और शीलन परायाह ऐसे क्रम से लिखते जाएंगे। सी ला न परायाह, परायाह हो गया। ये इस प्रकार से बन जाएगा वेदांतानुशीलन परायाह। ठीक, तो इसमें दीर्घ संधि रहेगी। चलें आगे। इसके बाद दिया हुआ है सुलभाया, सुलभा या, ठीक है ना, सुलभाया। तो यहाँ ये भी देखो षष्ठी का बहुवचन। वर्णनम लभ्यते, लब धातु है प्राप्त करने के अर्थ में, रूप बना हुआ है कहाँ का, लभ्यते, लभ्येते, लभ्यते, लभ्येते, और क्या बनेगा, लभ्यन्ते, लभ्यन्ते बनेगा कि नहीं बनेगा, लभ्यन्ते। तो ये हमारा प्रथमा का एक वचन, ये प्रथमा का द्विवचन और ये प्रथमा का बहुवचन, प्रथम पुरुष। ठीक है ना, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। समझ में आया मेरे भाइयों, समझ में आया। ठीक, चलिए आगे देखें, अर्थ देख लें इसका कि बृहद आरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है। कैसे रूप में, दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, जिसमें जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। कौन, कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। और महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही हैं। यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। महाभारत के समय भी एक से एक विशाल योग्यता वाली स्त्रियां रही हैं और उनको क्या है, सभा में वर्णन भी उनका मिलता है। सभा में उन्होंने पूरे एक एक सभा को भी संभाला है, योग्य से योग्य। इसके बाद तीसरे नंबर का पैराग्राफ दिया हुआ है, तीसरे नंबर का पैराग्राफ, और उसमें क्या दिया हुआ है देखिए। इसमें हमारा गद्य भी है और पद्य भी है, गद्य भी है और पद्य भी है, दोनों को देखेंगे। यहां पर लिखा है लौकिक संस्कृत साहित्य, किसमें, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण ४४ कवयित्रीणाम सार्धशतं पद्यानि स्फुट रूपेण इतः ततो लभ्यन्ते, तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, सा च श्याम वर्णा शीदति पद्ये नानेन स्फुटी भवति, पद्ये नानेन स्फुटी भवति। अब यहीं तक पहले देखें इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, फिर इसके बाद देखेंगे। लौकिक, लौकिक में वृद्धि संधि है, लोक धन इक, क्या होगा, लोक प्लस इक, वृद्धि संधि इसमें क्यों मानी जाती है। देखिए लौकिक में वृद्धि संधि माने, वैसे तो कोई संधि नहीं है, लेकिन इसमें देखिए सीधी सीधी बात करें, संधि का परिवर्तन यहाँ होना चाहिए, लेकिन एक प्रत्यय के योग से इसमें वृद्धि आदेश होता है। क्या होता है, एक प्रत्यय के योग से, एक प्रत्यय के योग से इसमें वृद्धि आदेश होता है, वृद्धि आदेश। ठीक, तो इसमें जब हो गया तो आ के बाद ई आता है, तो कई बार ऐसा कर लेते हैं कि ओ बना लेते हैं, ए बना लेते हैं, तो लोकेक बनते हैं, ऐसे बना लेते हैं कई लोग, ए बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा परिवर्तन लोग अपने अपने आधार पर करते हैं, लेकिन यहाँ वृद्धि आदेश होगा तो यहाँ 2 मात्रा लग जाएगी, लौकिक। ठीक, लौकिक, ई की मात्रा लग जाएगी, ये लौकिक हो जाएगा, ये बनेगा लौकिक। ठीक, चलिए आगे देखेंगे।
संस्कृत साहित्य, क्या लिखा है, संस्कृत साहित्य में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रहेगा। संस्कृत साहित्य में सप्तमी का एक वचन। प्रायण, प्रायण में रहेगा तृतीया का एक वचन। चत्वारिंशत, चत्वारिंशत का मतलब होता है क्या, चत्वारिंशत का मतलब 40 कवयित्रीणाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। 40 से अधिक, 40 स्त्रियों का वर्णन, कवियों का वर्णन किया गया है। कवित्रीणाम षष्ठी विभक्ति। सार्ध शतम, सा अर्ध शतम, 100 से आधी, ठीक है ना, सा अर्ध शतम पद्यानि, बोले 100 से अधिक, सार्ध शतम 150 से अधिक, सार्ध शतम सॉरी 100 से अधिक, ठीक है ना। तो 150 से अधिक पद्य स्फुट रूप में इतः ततः लभ्यन्ते, इधर उधर प्राप्त होते, ठीक, इतः ततः प्राप्त होते हैं। तो यहां पर देखेंगे ये सार्ध शतम है, 100 और आधा, आधे के साथ 100 और तो 150 हो गया। पद्यानी में प्रथमा का बहुवचन लगा है, पद्यम पद्ये पद्यानी। स्फुट रूपेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है, इतः और ततः, तो यहाँ विसर्ग संधि है, ठीक है। फिर लिखा है लभ्यन्ते, लभ्येते, लभ्यते, लभ्येते, लभ्यन्ते, तो ये बहुवचन पद है, लट लकार आत्मनेपद का। तासु में सप्तमी विभक्ति लगी है। विजयांका, प्रथमा का एक वचन, नाम लिखा है विजयांका। प्रथम कल्पा, प्रथम कल्प वर्तते, सा माने वह, स्त्रीवाची है इसलिए बड़ा सा आया है। चा माने और। श्याम वर्णाम अशीदति, श्याम वर्णा सीदति, श्याम वर्ण का मतलब श्याम वर्ण, श्याम वर्ण सी शीत इति। पद्येन अनेन, क्या लिखा है, पद्येन प्लस अनेन, पद्येन प्लस अनेन तो पद्यानेन, तो यहाँ आ और यहाँ आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। और दीर्घ संधि का हम इसको बनाएंगे क्या, पद्ये ना नेन, पद्या ना नेन, बनेगा कि नहीं बनेगा, पद्या ना नेन, बन गया बेटा। अब इसमें देखेंगे तो इसमें दीर्घ संधि हमारी वही रहेगी, कौन सी, आकाशवर्णी दीर्घा, जो सूत्र लगाता है दीर्घ संधि, ठीक। स्फुटी, स्फुटी अलग कर दो, भवती अलग हो जाएगा, तो भवती भवतः भवन्ति, भू धातु है, ठीक। चलिए अब आगे देखें, नीचे का देख लें, फिर एक साथ इनका पूरा अर्थ बताएंगे। देखें, नीलोत्पल दल, नीलोत्पल दल श्यामाम, श्यामाम, ठीक। नीलोत्पल, नीलोत्पल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नीलोत्पल दल, नीले हैं उत्पल के दल, ऐसे नीलोत्पल, तो कर्मधारय समास हो जाए। विजयांकाम जानता, विजयांकाम अजानता, अजानता माने कोई नहीं जानता, विजयांका माने विजयांका को, ठीक। फिर विजयांकाम में द्वितीय विभक्ति लगी ना, तो जैसे रमा रमाम वैसे विजयांकाम, विजयांका विजयांकाम विजयांकया, ठीक, जैसे रमा रमाम रमया। फिर लिखा वृथई, वृथा, वृथा प्लस एव, तो यहाँ हो जाएगा आ के बाद ए, तो यहाँ होगी हमारी आई और बनेगा वृद्धि संधि। कौन सी संधि रहेगी, वृद्धि संधि, तो यहाँ वृथई, जैसे तथैव वैसे वृथैव। दंडिना, दंडिना जैसे वहिन्ना, दंडी के रूप चलेंगे अग्नि के समान, अग्नि अग्निम अग्निना, तृतीय विभक्ति, दंडिना तृतीय विभक्ति, ठीक। प्राधन उक्ता प्रोक्ता, प्राधन उक्ता प्रोक्ता गुण संधि, प्राधन उक्ता, प्राधन उक्ता, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। आ के बाद उ आ रहा है, आ के बाद उ आया तो क्या बन जाएगा, ओ, और जहां ओ ए बनता है, अर अल बनता है, वहां कौन सी संधि होती है, गुण संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला प्रथमा का एक बार सरस्वती हो जाएगा, ठीक। यहां पर उन्होंने ये कहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 44 से 40 से अधिक कवियत्रियों के यहाँ पर और 150 से अधिक पद्यों को देखने को मिलता है, प्राप्त होते हैं। तासु विजयांका प्रथम कल्पा, इसमें विजयांका
प्रथम कल्प से इसमें नाम किया गया है। नाम है, विजयांका का नाम है वर्तते चाचा श्याम वर्णा, लेकिन श्याम वर्ण की होने के कारण उसके पद्यों को स्फुटीकरण करके अलग हटा दिया, उसका नाम कहीं नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा है, बोले कैसे, बोले नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती। ध्यान रखना, अब यहां पर थोड़ा सा सोचें, बोले कि विजयांका जो थी वो श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण समझ, थोड़ा काली आली होगी, अच्छी ठीक ठाक नहीं होगी, इसलिए आजकल देखो मूवियों में जो थोड़ा सुंदर सुंदर होता है तो टीवी में जल्दी से वायरल हो जाता है, टिकटॉक पर, इंस्टा पर जल्दी से वायरल। बेचारा जो कोई थोड़ा सा श्याम वर्ण का होता है, काला होता है, उसको कोई नहीं पूछता, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर ये पहले से भेदभाव हो गया, पहले से भेदभाव उन्होंने रख दिया, तो स्वाभाविक है कि आज थोड़ा सा भेदभाव तो रहेगा। यही उन्होंने देखो, यही कह रहे हैं, तासु विजयांका प्रथम कल्पा, प्रथम कल्प में विजयांका नाम की एक कवित्री हुई, और वर्तते साचा वह, और वह श्याम वर्णा सीधती, श्याम वर्ण की थी। पद्येन पद्येन उसके श्याम वर्ण के कारण उसके पद्य बहुत भी स्फुट रूप से होते गए, लेकिन उन लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अब यही उसका अर्थ, भावार्थ समझने की कोशिश करना, लेकिन नहीं तो क्या मतलब था। स्फुट रूप से मिल रहे हैं, उनके बहुत अच्छे श्लोक मिल रहे हैं, 150 से अधिक पद्य उन्होंने लिखे हुए हैं, तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर उसको जानता क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती। अब उन्होंने कहा कि नीलोत्पल दल श्यामा, जैसे नील कमल के उत्पल जो पंखुड़ी कमल दल होती हैं वो श्याम होती हैं, उसी प्रकार से विजयांका को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। वृथैव माने बेकार में ही, दंडिना माने दंडी के द्वारा, उक्ता माने कहा गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती, सबसे बड़ी क्या है, बोले सरस्वती ही सर्व शुक्ला है, सफेद है। विजयांका देखो श्याम वर्ण है, बोले कोई नहीं जानता। देख रहे हैं ना, तो भेदभाव है कहीं ना कहीं, पहले से ही थोड़ा थोड़ा है, तो अपन लोग थोड़ा थोड़ा भेदभाव कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, और करते भी हैं। देखो यहाँ इसमें क्या है, पाठ में जुड़ा हुआ है, अपन लोग तो पढ़ रहे हैं, मिला ना अपन लोगों को, पहले नहीं देखा हम लोगों ने, लेकिन अब तो देखने को मिल रहा है ना, अब मिल रहा है, तो देखें कहाँ से क्या मिल रहा है, देखते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से इस श्लोक को दोहरा लें और याद जरूर कर लेना। जब कोई अगर कहे कि ऐसा है तो हाँ कह देना प्रमाणित है। बोले कहां पर प्रमाणित है, तो बता देना कि नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। अरे बोले बेकार में दंडी जी ने तो कह दिया है कि सबसे ज्यादा सफेद, सबसे ज्यादा सुंदर सरस्वती है। बोले नहीं, विजयांका नीलोत्पल दल श्यामा, कमल के पंखुड़ियों के समान थी। कौन, बोले विजयांका, उसको कोई नहीं जानता, उसको कोई नहीं। बोले बस दंडी जी ने जिसको कह दिया उसी को मानने लगे। तो आगे से ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, आपको इसमें देखना विजयांका आई हुई है, मैत्री आई हुई है, यमी आई हुई है, वृणामभणी आई हुई है। ये आपको लेखिकाओं के नाम याद रखने पड़ेंगे, यही प्रश्न पत्र में आएंगे। सरस्वती भी आई हुई है, ठीक है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है। अर्थ देखेंगे इसका, अर्थ को देखते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में। लौकिक, मैंने अभी आपको जस्ट शुरुआत में बताया था कि वैदिक साहित्य हमारे दो प्रकार, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो उन्होंने कहा लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रों का 150 से पद स्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त हुए। 150 से अधिक पदों को देखा है कि यहां क्या है, स्पष्ट रूप से जहां तहां मिलते हैं। उनमें विजयांका का प्रथम कल्प है। विजयांका का क्या है, प्रथम कल्प है, वह श्याम वर्ण की थी, वह श्याम वर्ण की थी। यह इस पद से स्पष्ट होता है।
इस पद से स्पष्ट होता है कि नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को ना जानते हुए, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता विजयांका को। बोले सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। दंडी के द्वारा सरस्वती को सर्व शुक्ला कहा गया। सर्व शुक्ला का मतलब जानते हो, सब प्रकार से शुक्ल माने सफेद, अच्छा, स्वच्छ, ठीक। लेकिन बोले श्याम नीले रंग के समान श्याम वर्ण वाली विजयांका को कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानता। तो भेदभाव तो किया है दंडी जी ने। दंडी बहुत योग्य थे, व्याकरण के ज्ञाता थे, साहित्य में बहुत भूमिका थी। चाहे वो कालिदास की बात करें, चाहे भारवी की बात करें, चाहे हम भास, सौमिल आदि नाटककारों की बात करें, चाहे हम पतंजलि की बात करें, पाणिनि की बात करें, कात्यायन की, वर रुचि की, भट्टोजी दीक्षित की, ठीक है ना। और चाहे हम इनकी क्या बोलते हैं, इनकी भास आदि की बात करें, और चाहे भवभूति की बात करते हैं, बाणभट्ट की बात करते हैं। ये हमारे संस्कृत के बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपनी बहुत भूमिका, और कालिदास तो उपमा सम्राट थे, मार उन्होंने इतना उपमा का सम्राट भर दिया कि कितने ग्रंथ लिख डाले। पत्नी की प्रताड़ित होने के बाद तो गुस्से में उन्होंने लिख डाला कि उपमा ही उपमा दे डाली। बोले ना 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 ना, और लिखते गए लिखते गए लिखते गए, महाग्रंथों को लिख डाला। उनका एक ग्रंथ तो विश्व प्रसिद्ध बन गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक। तो हमारे यहाँ की एक से एक धरोहर, यहाँ की जो कवि ऋषि मुनियों के द्वारा, प्राचीन कवियों के द्वारा इतनी बहुत कुछ सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें तो हमारे लिए तो जीवन निकल जाएगा, कई कल्प निकल जाएंगे, इतना ग्रंथ पढ़ा हुआ है। वेदों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, जब पढ़ते हैं उसका सार जानते हैं तो वास्तविकता में ऐसा लगता है कि सब कुछ संसार का इसी में समाया हुआ है, ये तो सब माया है, कुछ करने से कोई मतलब नहीं है। बोले सब कुछ यही है, वेदों का अध्ययन करो, ज्ञान करो, यही सबसे बड़ा है। वेद शास्त्र ये ही कहता है। इसीलिए तो ये दंडी आदि जो ऋषि हुए हैं, ये क्या है, इन्होंने तपस्या की, ज्ञान को अर्जन किया, अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, और आज क्या है, आज हम आप उनको पढ़ रहे हैं। ज्ञानी पुरुषों की हमेशा पूछ होती है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान हमेशा पूजा जाता है। जात ना पूछे साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान की कभी भी जात नहीं होती। ज्ञान तो सभी के पास आ सकता है, सरस्वती का भंडार है, वो तो जो कोई अर्जित करेगा उसको मिलेगा, जो अर्जित नहीं करेगा उसको कहां से मिलेगा, समझ रहे ना। तो ज्ञान का भंडार है, और इसीलिए लौकिक और वैदिक साहित्य में अंतर है। लौकिक साहित्य हम सबको पढ़ना चाहिए, वैदिक साहित्य तो हो सकता है कि ना भी पढ़ सके, क्योंकि वेद साधारण सबको समझ में नहीं आता। संस्कृत, उसका हिंदी अनुवाद तो पढ़ सकते हो, लेकिन संस्कृत का अनुवाद तो नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ पाता है कई लोग, तो वैदिक साहित्य नहीं पढ़ सकता, लेकिन लौकिक साहित्य को पढ़ सकते हो। उसमें तो आपको वो संस्कृत भी पढ़ते आपसे बन जाएगी, क्योंकि थोड़ा सरल और सरलीकरण भाषा में दिया गया। पाणिनि जी की जब से व्याकरण आई तब से तो इतना ज्यादा सरल हो गया है संस्कृत की पढ़ना, सब हर घर घर में विद्यार्थी पढ़ सकता है पाणिनि व्याकरण, इसीलिए तो उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, ठीक है ना। इसके बाद आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली क्लास लेकर के लिए। तब तक के लिए अद्भुत बैच की तरफ से आपको थैंक यू, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।